हे, कभी सोचा है ये लैंड फॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं? ये वाटरफॉल कैसे बना, या फिर ये सी क्लिफ्स कैसे बनी, ये बीचेस कैसे फॉर्म हुए और इनके अलग अलग पार्ट्स को कहते क्या है? नहीं सोचा ना? और क्या इसमें वाटर का, वेव्स का, करंट्स का कोई रोल है या नहीं? ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कुछ इन्हीं चीजों के बारे में बताता है। सो हेलो, वेलकम बैक टू नेक्स्ट इन सोशल साइंस विद साक्षी राठी। यहाँ पे हम अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमें सबसे पहले यही पढ़ना है कि एक्चुअल में एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन होते क्या हैं। अब एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्या होते हैं उसे समझते हैं पहले तो। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन वो नेचुरल फोर्सेस हैं जिससे लैंड फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग वाटर के थ्रू, या फिर आप कह लो ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से, वेव्स एंड करंट्स की वजह से। तो यहाँ पे हम उसी पार्ट से अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एंड वन मोर थिंग, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं पता ही है ये तो, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे आप डिस्कस करेंगे कि डस्ट स्टॉर्म्स कैसे आते हैं, कौन कौन से प्रोन एरियाज हैं इंडिया में। उसके अलावा जीएलओएफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लैंडस्लाइड, एवलांचेस। सो इस चैप्टर में पार्ट 2 में हमारे मेनली 2 टॉपिक्स रहेंगे, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड द नेचुरल डिजास्टर्स। सबसे पहले है हमारे पास रनिंग वाटर। बहते हुए पानी किस तरह से लैंड को फॉर्म करते हैं? रिवर शेप द लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब यहाँ पे एक रिवर है, इसका पानी फ्लो कर रहा है। अब जब पानी फ्लो कर रहा है तो वो अपनी पानी साथ में बहुत सारे सैंड पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल्स को लेकर मूव कर रहा होगा। तो जब वो मूव कर रहा है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके मूव करता है। दिस इज कॉल्ड इरोजन। ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। और एक जगह पे जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा, जैसे हम कहते हैं डिपोजिशन। सो रिवर लैंड फॉर्म को शेप करती है अपने साथ सैंड, सिल्ट एंड स्टोन पार्टिकल्स को मूव करते हुए। सो रनिंग वाटर से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स फॉर्म हुए हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्रिएट कैसे होते हैं? वाटरफॉल है क्या? वाटरफॉल एक लैंड फॉर्म है जहां पर रिवर फ्लोज ओवर अ स्टीप क्लिफ एंड वर्टिकल ड्रॉप क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक फॉल। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है और वो बिल्कुल प्लेन एरिया में फ्लो कर रही थी। प्लेन एरिया से फ्लो करते करते एक ड्रिफ्ट आया, एक नीचे की तरफ ढलान आई और रिवर का पानी नीचे ऐसे गिरने लगा। तो यहां से फॉर्म हुए वाटरफॉल। ये फॉर्म होते हैं अपर कोर्स में, जब हार्ड रॉक रेसिस्ट कर देती है इरोजन। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे आप जो ये रिवर देख रहे हो, यहाँ पे जो ये हार्ड पार्टिकल्स हैं, ये स्टोन्स वाला पार्ट आप देख रहे हो, अब यहाँ पे इरोजन नहीं हो रहा, ये ब्रेक डाउन होकर नीचे नहीं गिर रहे। इसकी वजह से क्लिफ बन गया कि वो स्ट्रेट अपर कोर्स में रिवर रन कर रही है और फिर आके वो फॉल हो गई, नीचे की तरफ गिर गई। वाटरफॉल्स भी यूज किए जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का मीनिंग होता है जब हम वाटर की स्पीड को इंक्रीज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है रिक्रिएशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल न्यू एक्टिविटीज एड ऑन हो चुकी हैं वाटरफॉल एरियाज में। आप ट्रैकिंग कर सकते हो वाटरफॉल्स के लिए, वहां पे फोटोग्राफीज होती हैं, बहुत सारा फोटो शूट्स होते हैं। ये रिक्रिएशन है जहां पे हम कोई नई चीज को एड ऑन कर रहे हैं, न्यू चीजों को लेकर आ रहे हैं डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में। सेकेंड इज मियांडर्स। मियांडर एक वाइंडिंग कर्व, हवा की तरह ऐसे कर्व होते हैं जो मिडल और लोअर कोर्स में फॉर्म होते हैं रिवर के। अब यहां से तो रिवर फॉल होकर नीचे आ गई, अब यहाँ पे आके लोअर कोर्स और मिडिल कोर्स में मियांडर फॉर्म होंगे, वेवी। ये इन्फ्लुएंस करते हैं सेटलमेंट के पैटर्न को, विलेजेस को, टाउन्स को और इनके आसपास के जो स्लोपी एरियाज हैं वहां पर। कैसे? अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक घर बना हुआ है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे इस मियांडर की कर्व इस तरह से है, तो यहाँ पे आसपास के रहने वाले लोगों को ये मैनेज करना पड़ता है कि वो मियांडर से थोड़ा डिस्टेंस में ही किसी भी तरह के सेटलमेंट को स्टैब्लिश करें। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सेटलमेंट आपको देखने को नहीं मिलती, ये आपको सेटलमेंट भी कर्वी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं। अब जब रिवर ऊपर से नीचे की तरफ नीचे गिर रही है, फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे कुछ ऑक्सबो लेक फॉर्म हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। मतलब पानी का एक छोटा सा
पानी जहां से फ्लो कर आ रहा है वहां पे लैंड फॉर्म का छोटा टुकड़ा जहां पे पानी भर गया। स्टीप बैंक मतलब जहां पे सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। बार जो सबसे पतला पार्ट आपको देखने को मिलेगा रिवर के लोअर कोर्स में। एंड थर्ड रिवर जहां से पानी फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट इज डेल्टास। डेल्टास क्या होते हैं? डेल्टा एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो रिवर के माउथ पर फॉर्म होता है सी, ओशन और लेक में, और डिपॉजिट कर लेता है बहुत सारे सेडिमेंट्स को। सेडिमेंट्स मतलब पत्थर, स्टोन, सिल्ट, इन सब पार्टिकल्स को। अब ये सपोर्ट करता है फिशिंग को, एग्रीकल्चर को, ह्यूमन सेटलमेंट्स को एंड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन को। पिक्चर में अगर आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड अ डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है? रिवर के आसपास जो लैंड पार्टिकल्स होते हैं, लैंड फॉर्म्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डेल्टा वाला पार्ट। यहाँ पे आप फर्स्ट देखोगे यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है। सेकंड पर आप आओगे तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और ये जो सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट आप देख रहे हो इसे हम कहेंगे डेल्टा। जो रिवर कोस्ट लाइन एरियाज के आसपास एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसकी वजह से आपकी रिवर डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा, फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। नाउ रनिंग वाटर की वजह से तो हमने फॉर्मेशन देख ली। कौन कौन सी फॉर्मेशन देखी अभी हमने रनिंग वाटर की वजह से? वाटरफॉल, meanders and the deltas। अब नेक्स्ट इज वेव्स एंड करंट्स। वेव्स एंड करंट्स की वजह से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं? वेव्स एंड करंट्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं ओशनिक सरफेस में एंड कोस्टल एरियाज को रीशेप करने में हेल्प करते हैं। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? जितना भी हमारे रिवर बॉडी है, ओशन बॉडी है, वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी के पास जितना भी लैंड सरफेस है उसे हम कहेंगे कोस्टल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के मैप को भी देखोगे जो कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, तो ये वाला पार्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट को हम कहते हैं कोस्टल एरियाज। सबसे पहले फॉर्मेशन हमने पढ़ने वाले हैं बीच। बहुत सारे बच्चे बीच पे गए भी होंगे और वहां पे देखा होगा कि वहां पे बहुत सैंडी टेक्सचर होता है वहां पे पूरे बीच में, और बहुत गर्मी भी होती है क्योंकि यहाँ पे हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप पिक्चर में देखोगे बीच एक ऐसा लैंडफॉर्म जो सैंड से बना है, पेबल्स, पत्थर, रॉक से मिलकर बना है, सी, ओशन और लेक के साथ में। पहला पार्ट यानी कि ये पूरा जितना भी आप देख रहे हो ये सारा बीच है। सेकंड इज कॉल्ड बे। बे इट मीन्स एक ऐसा प्लेस जहां पे से आप बोटिंग कर सकते हो, शिप कर सकते हो, और एक ऐसा पार्ट जो वाटर के अंदर के सरफेस तरफ आ रहा है। थर्ड इज सी, वाटर बॉडी। फोर्थ इज हेडलैंड, इट मीन्स बीच का सबसे आगे आया हुआ वाला पार्ट। ओके, नाउ सी आर्क एंड सी स्टैक, कोस्टल फॉर्मेशंस। सी आर्क एंड सी स्टैक्स ड्रामेटिकली राइज होते हैं वेव्स के क्रैश करने की वजह से एंड रिलेंटलेसली कोस्टल एरियाज को इरोज करते हैं। इरोजन का मतलब क्या होता है? जहां पे वेदरिंग की वजह से रॉक सरफेस, रॉक पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होके टूटना शुरू करते हैं, और इरोजन क्या करता है उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स को वाटर बॉडी की हेल्प से अपने साथ इकट्ठा करके ले जाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से फॉर्म होते हैं हमारे सी आर्क्स एंड दी सी स्टैक्स। अब क्लिफ क्या होती है? पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। क्लिफ्स होती हैं स्टीक रॉक फेसेस, जहां पे आप देखोगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। केव्स, व्हेन वेव्स इरोड वीक पार्ट्स। केव्स कैसे बनती है? जब एक रॉक है और वेव्स कॉन्टिन्यूसली हिट कर रही हैं और उसको जो वीक पार्ट है वहां पे आप देखोगे होल हो जाता है और वो अंदर केव्स बन जाती हैं। आर्क्स, व्हेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ हेडलैंड मीट। जब ऑपोजिट साइड्स यानी कि एक वेव की अगर हम बात करें कुछ वेव्स की, तो वो ऑपोजिट साइड से मीट करती हैं तो वो आर्क्स फॉर्म करती हैं। स्टैक, आइसोलेटेड पिलर्स होते हैं रॉक के जो आफ्टर आर्क्स कोलैप्स के जो आर्क्स के कोलैप्स होने के बाद फॉर्म होते हैं। अब पिक्चर में देखो यहाँ पे लैंडफॉर्म है, ये पूरा लैंडफॉर्म यहाँ तक था, पर कॉन्स्टेंटली वेव्स के हिट होने की वजह से यहाँ पे आप देखो जहां से स्टार्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड हेडलैंड। उसके बाद जो कॉन्टिन्यूसली वेव्स ने हिट करा और हमने यहाँ पे भी पढ़ा, उससे क्या फॉर्म हो गया हमारा सी आर्क, यहाँ पे केवी स्ट्रक्चर। सी स्टैक क्या होता है? उस पार्ट का सबसे उठा हुआ पार्ट, सबसे अपवर्ड पार्ट। एंड टाइड लेवल, इट मींस यहाँ पे जो लैंडफॉर्म है कौन से लेवल तक यहाँ पे टाइड्स आएंगी या वेव्स आएंगी। सी क्लिफ एंड शोर प्लेटफॉर्म्स। सी क्लिफ्स एंड शोर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सी क्लिफ्स एंड शोर प्लेटफॉर्म्स आर ड्रामेटिकली कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो सेंचुरीज ऑफ वेव्स इरोज कर करके शेप करती हैं। सो यहाँ पर
आप फर्स्टली देखो, दिस इज कॉल्ड हेडलैंड। एनसीईआरटी की इमेजेस हैं जो आपको न्यू एनसीईआरटीज में आ चुकी हैं। हेडलैंड जहां से ये सी क्लिफ स्टार्ट हो रही है। सेकंड इज सी क्लिफ, जहां पे आप ढलान वाला पार्ट देख रहे हो। थर्ड सी केव, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ पार्ट है। फोर्थ हाईएस्ट टाइड लेवल यहां तक देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पे ये डेप्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ शोर प्लेटफॉर्म, प्लेन सरफेस आपको देखने को मिलेगा। एंड सिक्स्थ इज वाटर बॉडी। सो नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स इट मीन्स आइस के पहाड़, स्नो के पहाड़, बर्फ के पहाड़। तो ग्लेशियर इरोजन अकर होता है जब ग्लेशियर्स धीरे धीरे करके मूव करना शुरू करते हैं ओवर दी लैंड और कार्व करते हैं, शेप करते हैं अलग अलग लैंडस्केप्स को। फर्स्ट में आप देखो यहाँ पे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में, यहाँ पे आपको एक ग्लेशियर देखने को मिल रहा है और एक प्रॉपर माउंटेन है। उसमें आप देखोगे सेकंड पार्ट जो है एक कर्क्यू दिया हुआ है जिसमें स्नो वाला पार्ट है। एंड थर्ड इज पास, यानी कि दो माउंटेन्स के बीच में एक डेप्थ वाला पार्ट। सेकंड में आप देखोगे यू शेप्ड वैलीज, माउंटेन्स हैं आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। यू शेप्ड वैलीज में यहाँ पे कट करके दो माउंटेन्स के बीच में एक रास्ता बन रहा है। थर्ड इज ग्लेशियर्स एंड फोर्थ इज ग्लेशियल आइस। इट मीन्स जो रास्ता बना मेल्ट होने की वजह से और एक जगह पे जाके आइस इकट्ठा होना शुरू हो गई, उसे हम कहेंगे ग्लेशियल आइस। मोरेन्स, मोरेन्स क्रिएट होते हैं डिपोजिशन यानी कि इकट्ठा होने की वजह से, रॉक, सॉइल और डेब्रिस की वजह से। डेब्रिस इज राइट वेस्ट मटेरियल और वट एवर दी रॉक्स, सेल्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देखोगे माउंटेन्स के बीच का फ्लैट एरिया, ये आपका ग्लेशियर है। इसे हम कहेंगे मिड मोरेन, यानी कि छोटी छोटी हाइट के माउंटेन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ग्लेशियर, टर्मिनल मोरेन्स, इट मीन्स आगे थोड़ा सा और इरोज होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट होकर डिपोजिशन होने की वजह से आगे पार्ट वाले पार्ट में हाइट लो या ज्यादा के मोरेन्स फॉर्म हुए हैं। एंड सिक्स्थ इज वहां से रिवर्स फ्लो कर रही हैं। लेटर मोरेन्स जो विच फॉर्म अलोंग द साइड्स ऑफ ग्लेशियर्स। लेटर मोरेन्स वो होते हैं जो ग्लेशियर्स के साइड में फॉर्म होते हैं। टर्मिनल मोरेन्स होते हैं जो ग्लेशियर्स के एंड में फॉर्म होते हैं। एंड मिडिवल मोरेन्स वो होते हैं जो दो ग्लेशियर्स के को मीट करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। विंड, सो हवा चल रही है, विंड है, बहुत तेज चल रही है, कहीं पे विंड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे विंड एनर्जी बहुत कम होती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है विंड की, ये इरोज करती है। इरोज मतलब इरोजन करती है। इरोजन का मतलब होता है जहां पे हम वेदर्ड मटेरियल को वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू आगे कैरी ऑन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स करते हैं। सो विंड इरोजन अकर होता है जब स्ट्रॉन्ग विंड पिक कर लेती है, कैरी करती है अपने साथ में लूज पार्टिकल्स को, चाहे वो रॉक के पार्टिकल्स हो, सैंड के पार्टिकल्स हो, डेब्रिस के पार्टिकल्स हो या सिल्ट के पार्टिकल्स हो। सो विंड इरोजन से फॉर्म होते हैं येडांग्स। विंड इरोजन अकर होता है जब स्ट्रॉन्ग एक विंड पिक करती है सब चीजों को और क्रिएट करते हैं येडांग्स, जो स्टीम लाइन रॉक्स होती हैं। यहाँ पे आप देखो पिक्चर में, यहाँ पे आपको देखो येडांग देखने को मिल रहा है। हवा चल रही है, विंड चल रही है, हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है और ये हार्ड रॉक है। तो सॉफ्ट रॉक वाला पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे इरोड हो जाएगा और ये डांग्स बन जाएंगे, यानी कि दो उठे हुए माउंटेन्स के, दो उठे हुए रॉक्स के बीच में आप यहाँ पे देखोगे जो एम्प्टी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड येडांग। ओसिस, बहुत पढ़ा होगा, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बारे में कि कई बार हम डेजर्ट जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अब पानी है, यहाँ पे रिवर है या लेक है, समथिंग लाइक दैट। ओसिस। ओके, डिफिलेशन होलो, आप देखोगे यहाँ पे हवा चल रही है, ओसिस है यानी कि एक डेजर्ट एरिया के सेंटर में पानी का एरिया और यहाँ से सैंड ब्लो कर रही है और दिस इज कॉल्ड वाटर टेबल। इट मीन्स एक डेजर्ट एरिया में, एक एरिड सेमी एरिड एरिया में वाटर का कोई सोर्स अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं ओसिस। जो बहुत लिमिटेड पानी होता है, वहां का पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी सेलाइन होता है और वहां के लोग उसे फॉर लाइवलीहुड यूज इतना ज्यादा नहीं कर पाते। डून्स, आपने सुना होगा देहरादून, पाटली दून, राइट, देहरादून, पाटली दून। अब ये दून क्या है, ये दून ऐसे ही नहीं है इनके नाम, देहरादून, पाटली दून, ठीक है, कोटली दून, ये सब है क्या, दून्स हिल्स होते हैं, रिजेस होते हैं सैंड के, जो विंड की वजह से फॉर्म हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बारकन डून्स, ट्रांसवर्स डून्स एंड सैंड स्टार डून्स देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे बारकन डून्स में से टीले से बन जाते हैं, ट्रांसवर्स डून्स में अगर आप देखोगे तो वेवी स्ट्रक्चर बन जाता है एंड स्टार डून्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे माउंटेन्स एरियाज देखने को मिलते हैं प्रॉपरली।
तो देहरादून, पाटलिदून, कोटलीदून, ये वो एरियाज है माउंटेन्स के बीच के जहां पर विंड इरोजन की वजह से लैंड फॉर्म्स हुए। नाउ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर किस तरह से लैंड्स को फॉर्म करता है? फर्स्ट इज केव। अंडरग्राउंड वाटर स्पेशली लाइमस्टोन या सोल्यूबल रॉक्स की बात करें तो यहां पे हमने वेदरिंग पढ़ी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो अगर आप यहाँ देखोगे केमिकल, वेदरिंग और इरोजन की वजह से कुछ कॉमन लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल केव्स, स्टेलेसाइट्स, स्लेगेमाइट्स, सिंक होल्स। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, एक जगह बनी, रास्ता बना और अंदर की तरफ आए स्टेलेसाइट। फिर कुछ पिलर्स देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पे और एक गुफा, केव्स देखने को मिल रही है। समथिंग लाइक दैट, रियल पिक्चर्स। सिंक होल्स, जमीन में आपने देखा होगा बहुत गड्ढे हो जाते हैं और ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वाटर बॉडीज के कॉन्टिन्यूसली मूव करने की वजह से, अंडरग्राउंड वाटर के लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है अपने अंडर की तरफ, जिसकी वजह से सिंक होल्स फॉर्म होते हैं। ओके, अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि लैंड फॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, पर क्या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ और चीज भी अफेक्ट होती है? क्या लैंड फॉर्म्स अफेक्ट होते हैं? आंसर इज अ बिग यस। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो लैंड फॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं हमें। जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले होते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अर्थक्वेक आया है तो डैमेज होता है बहुत ज्यादा। तो किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज इन्हें अकर करती हैं नेचुरल डिजास्टर्स को, और नेचुरल डिजास्टर्स होते क्या हैं? देखो, डिजास्टर मीन्स डिस्ट्रक्शन, तबाही, नुकसान, ह्यूमन लाइफ का लॉस और इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस। अब नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो नेचुरली आते हैं कुछ चेंजेस आने की वजह से, जैसे कि अलग अलग चीजें शेप कर रही हैं लैंड फॉर्म्स को, ऐसी अलग अलग चीजें अफेक्ट करती हैं लैंड फॉर्म्स को ही। सो नेचुरल डिजास्टर फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, हरिकेन्स, फ्लड्स, जिसमें पीपल और एनवायरमेंट अफेक्ट होते हैं। सो समझते हैं वन बाय वन करके आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 लैंडफॉर्म्स के बारे, 4 नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। फर्स्ट इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज का, ह्यूमन फैक्टर्स का। कॉन्टिन्यूस रेनफॉल वन ऑफ द मेजर कॉज है। उससे क्या होता है, अगर मान लो ये लैंड का आपका पार्ट है, रेगुलर बारिश हो रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जहां पे भी ढलान होगी वहां से वो रॉक पार्टिकल ब्रेक होकर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा लैंडस्लाइड के बारे में न्यूज में, और इंडिया के बारे में सुना होगा कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गई, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो गई। तो रीजन क्या होता है, हैवी रेनफॉल जब होती है तो जो लैंड का पार्ट है, अब वो फर्टाइल सॉइल है, वो लूजन हो जाती है, या फिर रॉक्स पार्टिकल्स बहुत वेदरिंग की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है एक लैंड का पार्ट शेक होकर नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। अब इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का भी रोल है। डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट रहे हैं तो जो रूट स्प्रेडेड है, रूट सॉइल को बाउंड करके रख रही हैं, वो लूज हो रही हैं। माइनिंग कर रहे हैं हम, लैंड को डिग कर रहे हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बहुत मास स्केल पर। पहले के टाइम में आप देखोगे तो इतने माउंटेन एरियाज में, हिल एरियाज में लोग कम जाते थे, पर अब बढ़ गया। रीजन, अब वहां पे सुविधा है, वहां पे फैसिलिटीज हैं, होटल की फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। सो इंडिया में प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं जहां पे लैंडस्लाइड देखने को मिलती है? सो लैंडस्लाइड देखने को मिलती है हमारे हिमालयन रीजन में, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हिली एरियाज में। मिटिगेशन मेजर्स, ये वो मेजर्स हैं जहां पे देखा जाता है कि कौन कौन से वेज के थ्रू हम इसको बचा सकते हैं या इसका डिस्ट्रक्शन, इसका डैमेज कम कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली बनाओ सो दैट हैवी रेनफॉल भी हो रही है तो वो पानी इजीली फ्लो करके ड्रेन्स में चला जाए। वॉल्स बनाओ, हाइट में वॉल्स बनाओ सो दैट पानी जो है वो वहीं का वहीं रुक जाए और नीचे ऐसी सरफेसेस पे ना आए जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस हो। रीसेंट एग्जांपल हमारे पास उत्तराखंड 2013 लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। 2018 में केरला लैंडस्लाइड, 2022 में चमोली उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ था। सो सेकंड इज एवलेंचेस। एवलेंचेस होते हैं इंस्टेबिलिटी ऑफ स्नो और माउंटेन स्लोप्स की वजह से, जहां पे आप देखोगे स्नो के मेल्ट होने की वजह से, चाहे वो ग्लेशियर्स फॉर्म में हो, इनके मेल्ट होने की वजह से जो आपके ग्लेशियर्स है मेल्ट हुए, उससे एवलेंचेस आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सडनली
टेम्परेचर के हाई होने की वजह से पाइल अप होने लग जाएगी स्नो, और जैसे लैंडस्लाइड होके लैंड का पार्ट नीचे आता है, सैंड सिल्ट डेब्रिस नीचे आती है, ऐसे ही जैसे प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा ही देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मिटिगेशन मेजर्स कौन कौन से ले सकते हैं जिससे हम एवलेंचेस से बच सकें? सबसे पहले तो फोरकास्टिंग मेजर्स को अपनाकर, बट बहुत मुश्किल है ये काम एक्चुअल में। कंस्ट्रक्शन अवॉइड करो, वहां पे ट्रीज लगाओ, जो कि ट्रीज भी मुश्किल काम है बट हम कोशिश कर सकते हैं जिससे टेम्परेचर बैलेंस रहे अर्थ सरफेस पे, सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करके। रिसेंटली 2022 में द्रौपदी का दांडा एवलेंच आया था उत्तराखंड में। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं जहां पर हेवी वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम में स्नो पार्टिकल्स जो आपके वो ग्लेशियर से मेल्ट होकर नीचे की तरफ गिरते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ग्लेशियर लेक्स का लेवल बढ़ जाना, हेवी रेनफॉल होना, और अर्थक्वेक एवलेंचेस, लैंडस्लाइड्स भी कई बार डैम्स को वीकन कर देते हैं। प्रोन एरियाज है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। मॉनिटर कर सकते हो ग्लेशियर लेक्स को प्रॉपर्ली, अर्निंग वार्निंग सिस्टम लगा सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर्ली बना सकते हो। रीसेंट एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं उत्तराखंड एंड द सिक्किम के। दोबारा समझ लो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कॉज होते हैं सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ग्लेशियर लेक से जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे गिरने शुरू होता है नेचुरल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से, या फिर वीकेंड से जब रैपिड मेल्टिंग होती है ग्लेशियर्स की। एवलांचेस में अगर आप देखोगे तो एवलांचेस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सडन स्टेबिलिटी हो रही है। स्नो मतलब एक जैसे स्नो का पहाड़ है, उसका एक टुकड़ा नीचे गिर गया, जैसे लैंडस्लाइड में होता है पहाड़ का टुकड़ा एक नीचे गिर गया, ऐसे एवलांचेस में एक पहाड़ का टुकड़ा, बर्फ के पहाड़ का टुकड़ा नीचे गिर गया। बट यहाँ पे ग्लोव्स में क्या होता है, जब ग्लेशियर्स ही मेल्ट हो रहे हैं या ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से कोई लेक बना है, उसका पानी नीचे आ रहा है बहुत लार्ज वॉल्यूम में। नेक्स्ट इज डस्ट स्टॉर्म्स। डस्ट स्टॉर्म्स का मतलब होता है जहाँ पे आप बहुत मिट्टी से भरी आंधी को देखते हो। मोस्टली ये एरिड एरियाज यानी कि राजस्थान, गुजरात में देखने को मिलता है। प्लांट्स लगा सकते हो, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे ड्रॉट आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस जगह पे बहुत स्पार्स मतलब बहुत लो वेजिटेशन होती है बिकॉज ऑफ द लो वाटर अवेलेबिलिटी। सो क्लास 9 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पार्ट 2 तो कंप्लीट हो चुका है, और इसकी कुछ इंटेक्स बुक वर्क मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में शेयर भी कर दिए हैं। सो अगर आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, जैसे हमने चैप्टर 6 डेमोक्रेसी के डिस्कस कर रहे थे, सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेंशन कर देना एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। अगर उसके अलावा भी कोई और क्वेरी है, रिटन नोट्स चाहिए, या फिर कुछ और भी डाउट है, क्वेरी है, किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए, सो कमेंट जरूर करना एंड लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी चैप्टर्स आपने स्कूल में स्टडी कर लिए वो इनफ है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और इस चैनल पे जितनी भी सोशल साइंस की वीडियोस हैं वो सब एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस पर ही बेस्ड हैं। सो मेक श्योर कि आप लोगों को जहाँ समझ आ रही है वीडियोस, जिन चैप्टर्स को आप क्लैरिफिकेटली समझ पा रहे हो इजी लैंग्वेज में, उन वीडियोस को ही देखें, उन वीडियोस को ही समझें। ये तुम्हारी हेल्प करने वाला है एग्जाम्स के लिए भी। अब PA1 तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लीट होने वाले हैं, तो SA1 की तैयारी को लेट ना करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्शंस वाला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। और हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, MCQ क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं। बट सबसे पहले कौन से चैप्टर को पढ़ें, कौन से चैप्टर की वीडियोस बनाएं, कौन से चैप्टर का बुक वर्क करें, ये कमेंट में आपको बताना होगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।